हाँ जी, तो जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, लास्ट में हमने जैसे GIF हमने करा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, तो दोनों पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, अभी बताता हूँ। जो हम लास्ट टाइम ट्राई भी करा था हमने थोड़ा सा, लेकिन फिर छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन है GIF ऑफ मॉड एक्स, GIF ऑफ मॉड एक्स प्लस GIF ऑफ मॉड वाई। तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं GIF को, इज इक्वल टू 2। अब वो बोल रहे हैं कि इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमको ना GIF की डेफिनेशन और मॉड की डेफिनेशन दोनों अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिएगा कैसे करेंगे। हमने ये देखा था GIF एक बार रिवाइज करते हैं और मॉड भी करते हैं एक बार रिवाइज, तो देखिएगा जरा कैसे करना है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक नंबर लाइन बना ली अपने ऐसे, यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, 0 और 1। ये वैल्यू मैंने ले लिया 0.1 और ये मान लो 0.4, ये ले लिया मैंने, इधर 1 हो गया, 0.1, 0.4 और फिर 1। अच्छा, नेगेटिव में चलेंगे तो इधर आप ले लीजिए -1 और इसको बोलो माइनस का 0.3, इसको बोल दो माइनस का 0.9 और फिर -1, ये हमने ले लिया। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि जैसे हम GIF निकालते हैं तो GIF मान लो 0.1 का निकालूंगा, तो हम ये देखते हैं कि उसके लेफ्ट साइड में प्रॉपर इंटीजर कौन सा है। तो 0.1 के लेफ्ट में इंटीजर क्या है, इंटीजर पोर्शन क्या है, 0। ठीक, ऐसे ही 0.4 के लेफ्ट में हमें नंबर लाइन पर ही ध्यान देना है बस। तो इंटीजर क्या है, 0। अब ऐसे ही नेगेटिव में आ जाओ, तो नेगेटिव में माइनस का 0.3 है, तो माइनस का 0.3। तो आप लेफ्ट साइड में इंटीजर देखिए प्रॉपर क्या है, -1, ये -1 हो गया। ऐसे ही 0.9 है, तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो इंटीजर क्या आ जाएगा, -1। तो पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉजिटिव नंबर में तो पॉइंट से जस्ट पहले वाला नंबर आ जाता है, और नेगेटिव नंबर होता है तो उसमें पॉइंट से जस्ट पहले वाला जो नंबर है उससे एक नंबर कम, लेफ्ट की तरफ। ये तो GIF हो गया। अब आ जाइए आप मॉड पर। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0 और +x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही मॉड वाई छोड़ो, बस मॉड x की ये डेफिनेशन होगी कि वो होता है -x व्हेन x इज लेस देन 0 और +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। हमसे क्या गलती हुई थी कि हम पहले मॉड को डिफाइन कर रहे थे और मॉड को डिफाइन करने के बाद उसको GIF में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, तो साथ में लेकर चलेंगे, ग्राफिकली सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखिए कैसे एरिया निकालना है इसका, इस तरह से निकालेंगे कि जैसे यहाँ पर GIF ऑफ मॉड एक्स दे रखा है, GIF ऑफ मॉड वाई दे रखा है। तो मॉड एक्स का आउटपुट क्या हो सकता है ये देखना है। ये कहेंगे मॉड एक्स कैन बी -x और +x, मॉड वाई कैन बी -y और +y। ठीक, तो हम कॉम्बिनेशन अलग अलग लेकर चलेंगे। एक बार क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे +x और +y, एक बार ले लेंगे +x और -y, एक बार ले लेंगे -x और +y और एक बार ले लेंगे -x और -y। ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक, तो अब ये करते हैं हम, जैसे कि ये GIF ऑफ मॉड एक्स है, GIF ऑफ मॉड एक्स प्लस GIF ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू 2, ये है। तो एक बार हम दोनों को प्लस प्लस लेकर चलेंगे, x एंड y प्लस एंड प्लस दोनों को पॉजिटिव। एक बार क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव,
एक बार क्या करा, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, और एक बार क्या करा, इसको भी नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से हम अलग अलग 4 कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। फिर देखिएगा क्या होगा इसमें, आप ये देखो कि अगर मैं GIF की डेफिनेशन देखूंगा तो इसमें ये क्या आ रहा है मेरे पास, मैं ना यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। x डैश y और y डैश, x डैश y और y डैश। GIF की डेफिनेशन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, 0 से 1 के बीच की कितनी भी वैल्यू हो जाए, हमारा जो आउटपुट है वो 0 ही आएगा। अच्छा, अगर सिर्फ 0 भी होता ना इसके अंदर तो भी उसको मैं 0 ही बोलता, ठीक है। तो अगर सिर्फ इंटीजर भी आ जाए तो भी उसको इंटीजर ही बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दे रखा है GIF ऑफ mod x। अब mod x इज पॉजिटिव एंड mod y इज ऑल्सो पॉजिटिव। मैं फर्स्ट केस लेकर चल रहा हूँ, केस फर्स्ट, mod x पॉजिटिव एंड mod y पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो हम दोनों को फिलहाल पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि दोनों का एडिशन जो है वो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, अगर x 0 से के इक्वल है या 0 से बड़ा है और 1 है, मतलब अगर x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, इट इम्प्लाइज दैट GIF ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 ही आएगा, ठीक। तो GIF ऑफ x तो आ गया हमारा 0। अब जो GIF ऑफ y हमको निकालना है, तो GIF ऑफ y जो है इसके अंदर वाला टर्म फिर 2 ही आना चाहिए, ताकि 0 + 2 हमारा टोटल 2 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देन y विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। तो y जो है आपका 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 है GIF के अंदर अगर 2 है तो भी रिजल्ट 2, 2.1 है तो भी 2, 2.3 पर भी 2, 2.4 पर भी, मतलब 3 से पहले तक रिजल्ट 2 ही आएगा। तो यहाँ पर जो GIF ऑफ y है वो हमारा 2 आ गया, 0 + 2 टोटल क्या बन गया, 2 बन गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x और y जब प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर दिखाइए x 1 2 3, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 और -3। तो देखिएगा जब हमारा x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये 0 है बीच में, तो x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1 तक। तो y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 2 से 3 तक। तो y लाई करेगा 2 से 3 तक, x 0 से 1, x 0 से 1, तो y 2 से 3। तो ये ऐसे ये चीज़ बन गई। ये जो पोर्शन बना है, इतना जो बॉक्स बना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1, और y कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 2 से 3, ठीक है। तो इन दोनों के एडिशन से हमारा इतना जो है ये एरिया बन गया। उन्होंने यही पूछा है कि आपको mod GIF ऑफ mod x + GIF ऑफ mod y = 2 इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, समझ में आ गया, ये बॉक्स कैसे बन गया समझ में आ गया, क्योंकि x मैंने क्या लिया, 0 से 1 तो x लिया है और 2 से 3 मैंने क्या लिया, y लिया, ठीक। इसके बाद देखिएगा, ये पहला केस था। अब दूसरा केस मैं ये कहूँगा कि अगर GIF ऑफ x की वैल्यू 1 आ जाए, वो कैसे आएगी। तो अगला देखिए, इफ यहाँ लिखे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। अगर x 1 है, अगर x जो है वो सिर्फ 1 है तो भी GIF की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1.1 1.2 1.3 1.4 कितना भी चले जाइए, 1.9 तक चले जाओ तब भी रिजल्ट 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा GIF ऑफ x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो आप ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर +x क्यों लिखा है, mod x हटा दिया, क्यों, mod x के 2 आउटपुट हो सकते हैं, -x और +x, mod y के 2 आउटपुट हो सकते हैं, -y और +y। तो पहले मैं वो केस लेकर चल रहा हूँ कि हमारा mod x जो है वो प्लस पॉजिटिव है, यानी कि सिर्फ प्लस का x है।
मॉड वाई जो है वो पॉजिटिव है, ठीक। तो मैं उसको जी आई एफ ऑफ एक्स और जी आई एफ ऑफ वाई लेकर चल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई लेकर चल रहा हूँ, पहला केस। तो आप ये देखिए ये जी आई एफ ऑफ एक्स कितना आ गया 1, तो सीधी सी बात है जब ये 1 आ गया तो भाई टोटल 2 बनाने के लिए इसका भी आउटपुट 1 ही आना चाहिए। तो ये भी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से 2, देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो यहाँ से भी आपका जी आई एफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ रहना है, 1 से 2, x रहेगा 1 से 2 और y भी आपका 1 से 2, तो x 1 से 2 और y भी 1 से 2, तो x 1 से 2 ये हो गया, y 1 से 2 ये हो गया, ये बताइए x। तो ये भी 1 से 2 वाली लाइन है, ये भी 1 से 2 वाली लाइन, ये भी y की 1 से 2 वाली लाइन, ये भी y की 1 से 2 वाली लाइन, तो इसका एरिया ये हो गया, इतना क्लियर। अब इसके बाद और देखिएगा, अब मैंने कहा कि ये अब अगर मैं y को 0 बना दूं तो x क्या हो सकता है, ये कहेंगे if x is greater than equal to 2 and less than 3, तो जी आई एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन y is greater than equal to 0 and less than 1, तो जी आई एफ ऑफ y कितना हो जाएगा, 0, तो 2 + 0 हमारा आउटपुट 0 आ जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3, x 2 से 3 और y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, x हो गया, y हो गया सॉरी 0 से 1 और x हो गया 2 से 3, इसको शेयर कर दीजिए। ये तो अभी पहले केस का एरिया आया। अच्छा एरिया कैसे निकालेंगे इसका, ये देखो ये जो बॉक्स बना है इसमें x की वैल्यू कितनी है, 1, भाई 0 से 1 कितनी लेंथ हो गई, 1, और इधर 2 से 3, तो 2 से 3 लेंथ कितनी हो गई, 1, तो ये तो स्क्वायर बन गया ना, लेंथ भी 1 और हाइट ब्रेथ भी 1, 1 × 1 कितना हो गया, 1 स्क्वायर यूनिट, तो इसका एरिया कितना हो गया, 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट, तो कितना हो गया, 3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स। अब इसी तरह से अगला केस ले लेता हूँ कि x को लेना है पॉजिटिव, y को लेना है नेगेटिव। तो खुद सोचिए कि जब हमारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये वाला हमारा जो एरिया बनेगा ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, तो अब अगला केस देख लेते हैं। वो केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड। अब जो मॉड x है उसको मुझे लेना पॉजिटिव और मॉड y को मुझे लेना है नेगेटिव, ये लेना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, फिर वही लेकर चलेंगे कि जो हमारा x है वो 0 से 1 के बीच में लाई करे, 0 से 1 के बीच में अगर x लाई करेगा तो जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और y कहाँ से कहाँ लाई करे, y लाई करेगा अब -2 से -3, -2 से -3, -3 से -2 लिखो, समझ गए। -3 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है, तो -3 से -2 ये होगा। और इसमें आप ये बता दीजिए कि क्या होगा, बस 1 मिनट, नहीं बिल्कुल ठीक है। -2 से छोटा छोटा क्या होगा, अगर -2.1 है तो भी रिजल्ट -3 आएगा, -2.2 है तो भी रिजल्ट -3 आएगा, -2.9 तक भी जाओ तो भी रिजल्ट आपका -3 आएगा, ठीक है। अच्छा, और इधर जब तक -2 ना हो जाए तब तक वो -2 नहीं आएगा, तो रिजल्ट -3 ही आएगा। तो ये मैं गलत दे रहा हूँ, मेरे को लेना चाहिए -1 से -2,
-1 से -2, क्योंकि -1 से छोटा होगा ना तो रिजल्ट मेरा -2 ही आएगा। तो हमारा GIF ऑफ -y विल बी इक्वल टू 2। समझ गए? -y क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि y को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, तो -y। तो -1 से छोटा छोटा मैं कुछ भी लूँ, -1.1 लूँगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -2। और -2 के आगे माइनस लगाऊंगा तभी तो आउटपुट 2 आएगा। ठीक है, ये 2 आ गया तो 0 + 2 आपका टोटल 2 बन जाएगा। तो x को लेना है 0 से 1 के बीच में, x को ले लो 0 से 1 के बीच में, और y को लेना है -2 और -1 के बीच में, -1 और -2 के बीच में y। तो x 0 से 1 के बीच में और y -1 से -2 के बीच में। बताइए, ये बॉक्स बन गए? ठीक है, आसमा बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अगला केस इफ x जैसे ये तो 0 से 1 के बीच वाला हो गया, अब थोड़ा सा बढ़ाओ 1 से 2 के बीच में। तो हमारा GIF ऑफ x का रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। मुझे GIF ऑफ -y का रिजल्ट भी 1 ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा? 0 से 1, जैसे -2 से -1 है तो -1 से 0, -1 से 0। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा? GIF ऑफ -y, GIF ऑफ -y कितना हो जाएगा बोलिएगा? 1 + 1 2। तो x को लेना है 1 से 2 के बीच में, तो x को लेंगे 1 से 2 के बीच में, तो जो आपका GIF सॉरी y जो है वो -1 से 0 के बीच में आएगा, -1 से 0 के बीच में। और x 1 से 2 के बीच में। ये समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगला देखिएगा, इफ x इज, अब क्या ले लीजिए आप, इसको जैसे 1 से 2, 0 से 1 लिया, 1 से 2 लिया, तो 2 से 3 ले लेते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा हमेशा 2 ही आएगा। आ गया। अब इसी तरीके से y को मैंने ले लिया, किससे बीच में लूंगा बताओ? y को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में मैं कितना भी लेता चला जाऊँ रिजल्ट तो 0 ही आएगा। रिजल्ट 0 आ गया, नहीं समझे भाई? आउटपुट हमको टोटल जो दोनों का सम है वो हमको कितना चाहिए? वो हमको 2 चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमने -y भी लगाया, वो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से 1 है तो आप मतलब 0 से 1 पर रिजल्ट 0 ही आएगा, -0 लगाओगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा 0 हो गया। तो x को मैं क्या ले रहा हूँ? 2 से 3 के बीच में, तो x हमारा आ गया 2 से 3 के बीच में। तो y कितना आ रहा है? 0 से 1 के बीच में, तो y हमारा 0 से 1 के बीच में, यानी कि वही वाली कहानी आ गई जो पहले वाले केस में है। ठीक है, तो इसमें कितने केसेस बन रहे हैं? जैसे वहाँ पर पहले वाले में तो 3 बन रहे थे, यहाँ पर कितने केसेस बन रहे हैं? 2 केसेस बन गए। इस वाले में 2 बने केसेस। ऐसे ही जब मैं इधर नेगेटिव में आऊँगा तो इधर भी 2 बनेंगे और इधर बनेंगे टोटल 3। ठीक है, तो कितने बॉक्सेस बन गए? अगर हम बॉक्सेस बनाकर देखें, 1 2 3 4 5 इधर और 5 इधर। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो 10 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। समझ गए? आउटपुट 10 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा इसका। एरिया विल बी 10 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर पता है इसका क्या है? 10 ही है। ठीक है, 12 तो नहीं है, ये बता दो। 12 तो नहीं है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है इसी के जैसा, उसका आंसर 12 है। ये है GIF ऑफ mod x प्लस GIF ऑफ mod y। इसका एरिया अगर 3 है ना, तो उसका 12 आएगा। वो करके देखा है? ठीक है, चलिए चले फिर आगे। ठीक है, वो सारे केसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सिमिलरली करके आगे बढ़िए। वैसे स्कूल लेवल पर नहीं पूछी जाती है चीज़। ठीक है, पर चलिए इससे आपका GIF का कॉन्सेप्ट और मॉडुलस का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक बहुत क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं जी।
ये इनको गेट पर वत्सल समझ में नहीं आता होगा शायद, मतलब गेट पर एंट्री होती होगी ना तुम्हारी, उस पर लिखा हुआ आता है v.बंसल, ये लिखा हुआ आता है, तो कुछ भी एंटर कर देते हैं। चलिए जी, अब मैं सारा मिटा रहा हूँ, मिसलेनियस पर आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 18 करा था, 19 करा था, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 20 देखेंगे, पेज नंबर 45 पर आ जाएंगे। हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स देख रहे थे, तो एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45, एग्जाम्पल नंबर 20। यहाँ पर दिया है हमें, लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इनटू z, बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इनटू z, फाइंड fx। वो आपसे fx फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन ऐसे दे रखा है, गिवन f इज इक्वल टू 1 1 2 3 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 0 -1 -1 कॉमा 0 -1 -1 कॉमा -3, तो ये दे रखा है। अब वो कह रहे हैं बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इनटू z। तो लीनियर फंक्शन क्या हो गया कि उसमें ना मतलब x की मैक्सिमम पावर बस 1 ही आएगी, उसको लीनियर बोलते हैं। x की अगर मैक्सिमम पावर जो है वो 2 आ जाए तो उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, तो लीनियर फंक्शन है। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको fx फाइंड आउट करना है इसमें। तो fx किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने ना ऐसे कर लेना होता है इसमें फंक्शन में कि इधर तो बना लेंगे डोमेन वाला साइड, इधर बना लेंगे कोडोमेन वाला साइड। तो इसमें पहले पहले एलिमेंट देखिए 1 2 0 और -1, 2 1 0 और -1, ये मैंने ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। और फिर दूसरा जो सेकंड वाले एलिमेंट्स है वो देखिए, जो कि हमें सेकंड वाला एलिमेंट से क्या क्या है 1 3 -1 -3, 3 ऐसे लिख लो, 1 लिख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं ऐसे 3 1 -1 -3। तो आप ये देखिए 1 इज रिलेटेड विद 1, तो ये 2 इज रिलेटेड विद 3, ठीक है, 0 इज रिलेटेड विद -1 और -1 इज रिलेटेड विद -3, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, अब ये कहेंगे कि इधर वाले जितने भी टर्म्स हैं, अच्छा ये तो z है और ये भी z है, मैंने बोला लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, z मतलब इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। तो इसमें x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर x 1 है तो y भी 1, इधर x 0 है तो y भी y -1, ठीक है, और x अगर -1 है तो y -3। तो क्या रिलेशन बन रहा है, कुछ बता सकते हैं, कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बताया जा सकता है। यहाँ क्या बोला है इन्होंने, इससे क्या समझ में आता है, x इज इक्वल टू 2 implies that y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू y बन रहा है, यहाँ से तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y बन रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो।
ठीक है, ठीक है। ऐसे ही 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, y भी 1 है, तो x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं। x इज इक्वल टू y, इसको y को इधर ले आओ, क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा एक काम करिएगा, x इज इक्वल टू वाई है ना, यही रहने दो बस, इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। जरा देखते हैं कि कोई ऐसी भी हमारे पास टर्म आ सकती है क्या। x इज इक्वल टू वाई आ गया, यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई आ गया, और इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, मान लीजिए x इज इक्वल टू वाई है, और मैं यहाँ पर y की वैल्यू x प्लस 1 डालूँ, तो देखिएगा क्या होगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, और x की वैल्यू हमने क्या ली है, y ली है, तो आप क्या करिए y की जगह पर भी x डाल दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया, और x को अगर उधर ले जाए x माइनस एक्स, 1 इज इक्वल टू 0, विच इज एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब गलत रिजल्ट दे रहा है यहाँ, ठीक। तो हम ये सोचें कि इन दोनों को लेकर क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो ये हमको गलत रिजल्ट दे रहा है, इससे हमारा एक रिजल्ट गलत आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी चीज़। तो क्या करेंगे इसका, इसमें आप ये देखिएगा कि इन्होंने जो फंडा लगाया हुआ है ना, इन्होंने फंडा लगाया हुआ है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन हमने अभी पढ़ी नहीं थी, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लास्ट में आता है इसका टॉपिक। यहाँ पर ये जो कहते हैं कि y इज इक्वल टू 1 0, एक दे रखा है 2 3, एक 0 माइनस 1, एक माइनस 1 माइनस 3, तो 0 कोमा माइनस 1 पे ले रहे हैं, और ये एक तो ले रहे हैं 0 कोमा माइनस 1, और एक ले रहे हैं 1 1। इन्होंने दो रिजल्ट लिए हैं, और फिर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखा। देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम कभी किसी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करा जा सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर y है, ये पॉजिटिव y हो गया, ये नेगेटिव y हो गया, तो y डैश, इधर पॉजिटिव x हो गया और इधर नेगेटिव x हो गया, x डैश। तो जब भी मैं कभी किसी लाइन को प्लॉट करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को काटेगी, हो सकता है ना काटे, वो अलग चीज़ है, उसका भी केस बताएंगे। तो अगर मान लीजिए उस लाइन में ऐसे इसको काट दिया, x एक्सिस पर ऐसे उसने इसको इंटरसेक्ट करा, तो हम ये कहेंगे कि x एक्सिस के साथ में ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड थीटा। और ये जो थीटा है, अगर इसका tan निकाल लिया जाए, tan थीटा निकाल लिया जाए, तो इट इज़ कॉल्ड स्लोप, इसको स्लोप बोल देते हैं, ठीक है। और इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन, क्योंकि इन्होंने बोला लीनियर फंक्शन, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन, ये अप्लाइड मैथ्स में भी है ये वाला टॉपिक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है। तो अब इन्होंने क्या करा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर y तो कोई भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोई भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और c होता है y इंटरसेप्ट, मतलब जो भी लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है, वहाँ से लेकर और ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, उसको y इंटरसेप्ट बोल देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए, तो तरीका बस आपको बता देता हूँ कि जब भी कभी कोई लीनियर फंक्शन दे रखा होता है, तो लीनियर फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ax² प्लस bx+c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है। तो जब मैं लीनियर की बात करूँगा तो लीनियर को ऐसे लिखा जा सकता है y = mx+c। अब ये जो y है ये कुछ भी नहीं है, ये fx है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ये तरीका जो है, ये तरीका तो यहाँ पर फेल हो गया, ये तरीका लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ से तो रिजल्ट ही करेक्ट नहीं आ रहा। तो हमें फंक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लिखिएगा सिंस इट इज़ अ लीनियर फंक्शन, since it is a linear function which can be expressed as y is equal to, which can be expressed as y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c. So let us take two ordered pairs. Let us take two ordered pairs. Let us take two ordered pairs. तो ordered pair में दो ले रहा हूँ, जानबूझकर एक जीरो वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो मैंने ले लिया 1 1 और एक ले लिया 0 -1, चाहे 2 3 और 0 -1 मतलब एक जीरो वाला जरूर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, let us take two ordered pairs। एक हमने ले लिया 1 1 ले लो, 1 1 है तो आप x की जगह 1 डालेंगे और y की जगह पर भी 1, तो 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह पर भी 1 डाल दिया, ठीक है, और y की जगह पर भी 1 और प्लस c। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, m प्लस सी, 1 इज इक्वल टू m प्लस सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से एक ले लेंगे 0, -1, 0, -1। तो 0, -1 क्या वाला क्या हो गया, 0 को क्या बोले, 0 को रखेंगे x की जगह और 1 -1 को रखेंगे y की जगह। तो y की जगह -1 और x की जगह 0, n इंटू 0 प्लस सी। अब यहाँ से क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू सी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए क्योंकि बिल्कुल नई थी, लीनियर फंक्शन कभी भी आएगा तो आप उसको इस तरह से मान सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो हमने क्या करा, कोई दो ऑर्डर पेयर ले लिए, आप इसमें से कोई और भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, वो भी लिया जा सकता था, तब भी रिजल्ट आ जाता। मेरा टारगेट क्या है, मैं m और c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो c की वैल्यू तो -1 आ गई। लेट अस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। लेट अस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो c की वैल्यू -1 है, इसको यहाँ डाल दिया, 1 इज इक्वल टू m प्लस c की वैल्यू क्या, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1, 1 + 1 इज इक्वल टू m। भाई प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो -1 रह गया इधर और इधर आकर वो +1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 2। इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। और लीनियर फंक्शन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के तौर पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन विल बी सर 2x माइनस, therefore required function will be y is equal to mx plus c। तो y is equal to m की जगह वैल्यू डालिए 2, x को x ही रहने दो, और c की जगह वैल्यू डालिए -1, 2x - 1। दैट इज y को मैं क्या बोल सकता हूँ, fx इज इक्वल टू 2x - 1। ये हो गया। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि कहीं गलत तो नहीं है, हमने ये दो वैल्यूज ही तो नहीं बस, आप इस पर चेक करके देखो। आप देखिए अगर मैं x को 2 डाल दूँ तो y की वैल्यू 3 ही आनी चाहिए। x को अगर 2 डाल दिया तो 2 2 4, 4 -1 कितना हो गया, 3। तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये दोनों वैल्यू नहीं ली थी, तो x की वैल्यू -1 देखो,
अगर x की वैल्यू -1 डाल दिया तो 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, और -2 -1 कितना हो जाएगा -3, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, समझ में आ गया? आसमा क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 21 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21 में है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस। तो याद रखिएगा डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज। रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यूज। तो फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू x² + 3x + 5 x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। x² - 5x + 4। अब इसका कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करिए, जैसे x² + 3x + 5 x² - 5x + 4 है, तो इसको क्या करिए आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। आप देखिएगा f(x) ये हो गया, देखना इसके फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, मिड-टर्म स्प्लिटिंग हो रही है क्या न्यूमरेटर वाले की। x² + 3x + 5 है, बताओ। ठीक है, क्या हो रहा है बताओ। 4 नहीं हो रहा, x² + 3x + 5 है ना, x² + 3x + 5 है, तो न्यूमरेटर का कोई फैक्टर नहीं हो रहा है। अगर वो मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 4 और 1 बोल रहे हो ना, तो वो हमारे पास होना चाहिए था प्लस का 4 मैं लूँ और माइनस का 1 लूँ तो +3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 × -1 करूँ ना तो यहाँ पर -4 आना चाहिए। तो न्यूमरेटर के फैक्टर हो ही नहीं रहे, मिड-टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो न्यूमरेटर को तो ऐसे ही रहने दो, x² + 3x + 5। डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं, क्या होगा -4x - 1x + 4। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू x² + 3x + 5 x² + 3x + 5, और जो डिनोमिनेटर है इसमें x² - 4x दे रखा है, तो आप क्या करें x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट में x - 4, ऐसे ही यहाँ पर -1 आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में x - 4 ही बच जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप ये देखिएगा कि हमने न्यूमरेटर के फैक्टर क्यों करे थे, वो मैं आपको भी बताऊंगा। न्यूमरेटर की क्यों कोशिश करी थी फैक्टर करने की, हुए नहीं, लेकिन क्यों हमको न्यूमरेटर के फैक्टर करने होते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ जैसे, ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू x² + 3x + 5 अपॉन x - 4 into x - 1। So x should not be equal to 1, 4। x की वैल्यू ना तो 4 हो ना ही 1 हो। आप ये देखिए, अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो बेटा 4 - 4 इस पूरे डिनोमिनेटर को 4 - 4 क्या हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो 1 - 1 0, तो 0 इंटू एनीथिंग पूरा डिनोमिनेटर उस केस में भी 0 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वो वैल्यूज़ हों जिनसे y पर फर्क ना पड़े। y क्या है आपका f(x), x की वो वैल्यूज़ हमको लेनी है जिससे हमारा y एग्जिस्ट करे। तो आप ये देखिएगा कि x की वैल्यू 1 और 4 मत लो, बाकी कुछ भी ले लो। 1 और 4 मत लो, बाकी कुछ भी ले लो। तो वो डोमेन पूछ रहे हैं, देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू r माइनस कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, बस 1 और 4 मत लो। तो ब्रैकेट में आप लिखें 1, 4, 1 और 4 मत लेना, बाकी कुछ भी ले लेना। तो ये हमारा डोमेन हो गया।
अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने की कोशिश क्यों करी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए न्यूमरेटर हमारा हो जाता, फैक्टराइजेशन हो जाता न्यूमरेटर, और उसमें मान लो एक फैक्टर हमारा x-4 आ जाता, ठीक है, तो क्या होता कि एक x-4 से ऊपर एक x-4 कट जाता, ठीक है, तो फिर डिनोमिनेटर में केवल x-1 बचता। तो तब हम क्या बोलते हैं कि हमारा डोमेन क्या है r-1, सिर्फ r-1, तब हमारा डोमेन क्या आता है r-1, समझ गए, ठीक है। तो इस वजह से हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है, जब भी कभी ऐसा फंक्शन आता है, हमारा पूरा फोकस होता तो डिनोमिनेटर पर है, फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमको करने हैं, लेकिन न्यूमरेटर के भी कर लेते हैं अगर हो रहे हो तो, जैसे यहाँ पर तो हो ही नहीं रहे तो उसको छोड़ दिया ऐसे। अगर न्यूमरेटर के भी हो रहे होते हैं तो हो सकता है किसी एक फैक्टर से दूसरा फैक्टर कट जाता, तो हमारे पास डोमेन जो है वो और प्रिसाइज हो जाता, आ जाती वैल्यू r-1, अगर x-4 से x-4 कट जाता तो, ठीक। तो हमें ये देखना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं जिससे y की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करे, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाए। अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 22। अब इसमें ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एक फंक्शन दे रखा है, इज डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू f(x) is equal to 1 minus x, x is less than 0, x is less than 0, or 1 when x is equal to 0, or x plus 1 when x is greater than 0। ये हमको फंक्शन दिया है, हम वो कह रहे हैं कि आपको इसका f(x) का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, y डैश, ऐसे ही x और ये x डैश, तो वैल्यू ले लो x की 0, 1, 2, 3, बहुत है इतना, -1, -2, -3, ऐसे ही y में 1, 2, 3, बहुत, -1, -2 और -3, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं x को लेस देन 0 ले रहा हूँ, 0 से छोटा ले रहा हूँ, तो 0 से छोटा मान लीजिए कि मैंने x को ले लिया -1। अगर x को मैंने -1 ले लिया तो अगर x लेस देन 0 है, -1 है, तो हमारी f(x) की, यानी कि f(x) का मतलब क्या होता है बेटा, y होता है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 - x। तो सोचिएगा कि अगर मैंने x को -1 ले लिया तो y क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1 यानी कि 1 + 1। नहीं समझे, टेबल बना देता हूँ। हम ये करते हैं कि x की वैल्यू लेस देन 0 वाली ले लेते हैं, तो हम ये कहेंगे इफ x इज इक्वल टू -1, तो y कितना हो जाएगा 1। अगर x 0 से छोटा है तो y की वैल्यू क्या है, 1 - x, तो क्या हो जाएगा 1 - x मतलब 1 - -1, 1 + 1, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +2 आ गई। x की एक और ले लो छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वाली, इफ x इज इक्वल टू -2 तो y क्या होगा, फिर वही 1 - x मतलब 1 - -2 मतलब 1 + 2 मतलब 3, एक तो ये हो गया। अच्छा, अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो आप क्या करिए, जब x की वैल्यू -1 ली थी तो y की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ नोट लगाओ। x की वैल्यू -2 लिया तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू -2 लिया तो y की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ एक डॉट लगा दिया। x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू 1 आ गई, जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ एक डॉट लगा दिया। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये एक स्ट्रेट लाइन तो इस तरह पर थी। अब जरा x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लेते हैं, तो अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2। x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 2। तो लिखो यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू 0
y इज इक्वल टू 1, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा गिवन कि अगर x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ये गिवन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब 0 से बड़ी वैल्यू लीजिए, इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू अगेन x प्लस 1, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो गया 3। तो अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। अब ये जो तीनों नोट्स हैं इनको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही आप आगे भी वैल्यू लेते जाओगे, 3 वैल्यू दोगे x की तो रिजल्ट 4 आ जाएगा, इधर -3 ले लिए तो इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वी शेप का ग्राफ जो है ये बनता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करें ना, यहाँ पर इतना जरूर मेंशन कर दें इस तरफ कि fx इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइड x ग्रेटर देन 0 वाला ले लेना, तो fx इज इक्वल टू लिख देना यहाँ पर x प्लस 1, और ऐसे ही जो ये वाला ग्राफ है इसमें लिख देना नेगेटिव साइड वाला है तो fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इस पर लिख दो fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये वाला ग्राफ हो गया। तो बताइए क्लियर। अब इसी तरीके से आठ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इसके ट्राई कर लेना। मैं कहता हूँ 1 2 हो जाए, 3 हो जाए बहुत है, ठीक है, नहीं होते हैं तो मुझे बताना, मैं थोड़ी तो मैं आपको करवाता हूँ। फिलहाल मैं होमवर्क इसका दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ट्राई करिए, ठीक है। गुड इवनिंग। सीनियर्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक बस ये ट्राई करिए, ठीक है। कोशिश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय दिस, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय दिस, शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, जब हमारी x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट का एक 1 एंड ओनली 1 आपको इमेज मिल जाए और वो फंक्शन कम नहीं होगा तो हम कहेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाए तो ट्राई करिएगा, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। चलिए हाँ, ये अप्लाइड में भी करवाया, बस ये ख़त्म ही हो रहा है ना चैप्टर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद समझ में ना आएगी।